हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट वाज द पूना पैक्ट क्लैरिफाई। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पूना पैक्ट है, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, अलायंस, ट्रीटी, यानी कि यहाँ पे दो पार्टीज होती है जो आपस में डील करती है, दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, या जो भी डील होती है उसको हम बोलते हैं पैक्ट, यानी कि समझौता होता है उन दोनों के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मतलब है पूना पैक्ट जो है वो क्या था या पूना समझौता ये क्या था, इसको आपको क्लेरिफाई करना है, समझाना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, वो शासन कर रहे थे, उस समय की बात है, उन्होंने अंबेडकर जी के एक डिमांड थी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने डिमांड क्या किए थे एक्चुअली, जिसको एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो ये था कि जो दलित सोसाइटी है, दलित समाज है, यानी कि जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं, उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। यानी कि क्या होगा कि उनके अलग से चुनाव होने चाहिए, उनका एक अलग सा समाज होना चाहिए। उस इलेक्शन में, उन चुनावों में दलित लोग ही खड़े हो सकते हैं और दलित लोग ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। इस तरीके से अंबेडकर जी ने डिमांड किए थे, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड इसी वजह से गांधी जी ने वहां पे शुरू कर दिए थे फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन। यानी कि देखिए, फास्ट यानी कि उन्होंने उपवास रख दिए थे, यानी कि वो खाना नहीं खाएंगे जब तक कि उनकी या तो जो कंडीशन है या जो डिमांड है वो मानी नहीं जाती। अगर वो नहीं मानी जाती तो जब तक कि वो मर नहीं जाते, डेथ नहीं हो जाती, तब तक कि वो फास्ट रखेंगे। यानी कि इनडायरेक्टली इसका मतलब ये था, जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आकर के उन्हें ये नहीं बोलती कि भी हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी डिमांड एक्सेप्ट कर लेंगे, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वो आकर के खिलाते नहीं है और उनकी कंडीशन और जो डिमांड है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक के वो खाना नहीं खाएंगे, वो फास्ट रखेंगे, उपवास रखेंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं आमरण, यानी कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक कि वो अनशन पे बैठे रहेंगे, वो कुछ खाएंगे नहीं। तो इस तरीके से गांधी जी ने शुरू कर दिया था आमरण अनशन। और इसका कारण ये है कि महात्मा गांधी जी को एक बिलीव था, उन्हें ये विश्वास था कि अगर एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, यानी कि सेपरेट इलेक्शन होंगे दलितों के लिए, तो इससे होगा ये कि वो जो अलग अलग सोसाइटीज को, समाज को एक करने का काम कर रहे थे, ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि दलित लोग अलग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव शुरू हो जाएगा। एक धर्म को लेकर के जो डिफरेंसेस थे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि जो सोसाइटी को वो एक करना चाह रहे थे, इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, ये प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। और अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार, अंबेडकर जी ने इस चीज को समझा जो कि गांधी जी की डिमांड थी, और उन्होंने गांधी जी की इस पोजीशन को, यानी कि स्थिति को समझा। एंड फाइनली उन्होंने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, यानी कि समझौते पे साइन किया कि ठीक है, दलितों के लिए हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूना पैक्ट में एक चीज को एक्सेप्ट किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लासेस जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दलित वर्ग के लोगों के लिए यूज किया गया है डिप्रेस क्लासेस। तो इन डिप्रेस क्लासेस वालों को रिजर्वेशन दिया गया था, आरक्षण दिया गया था कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के जो भी चुनाव होंगे, उनमें इन्हें कुछ सीट का रिजर्वेशन होगा, आरक्षण होगा, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। यानी कि प्रोविंशियल यानी कि उस एरिया की जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, विधान परिषद हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की विधान परिषद हो, तो दोनों जगहों पे दलित वर्गों को इस विधान परिषद के लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में इन्हें रिजर्वेशन होगा। लेकिन इसमें जो वोटिंग होगी, जो वोट देने वाले लोग होंगे, वो सिर्फ दलित नहीं होंगे, बल्कि वो जनरल इलेक्टोरेट होगा, एक जनरल इलेक्शन होगा, जहां पे आम जनता चुनाव के जरिए डिसाइड करेगी कौन उन चुनावों में उनका नेता होने वाला है। तो ये इलेक्शन बिल्कुल जनरल होगा, एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, सेपरेट इलेक्शन नहीं होंगे इसके। तो इस तरीके से ये था पूना पैक्ट, पूना समझौता। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है कि कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकेप करवा दूं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सही तरीके से चले, उसके जो रूल्स रेगुलेशन या लॉ बनाने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। उसके अलावा 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा। इनका और एक नाम है, अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के जो चुनाव होते हैं उसमें आम जनता जो है वो डायरेक्टली वोट देती है और डायरेक्टली अपने लीडर्स को, नेताओं को चुनती है वोटिंग के जरिए। लेकिन
अपर हाउस के यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली चुने हुए होते हैं। यहाँ पे आम जनता का वोट नहीं चलता है। इसमें अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ मेंबर्स तो लोकल हाउस की होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रेसिडेंट के जरिए नॉमिनेट किए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किए हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा कुछ टीचर्स हो गए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किए देश के लिए, कुछ डॉक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से नॉमिनेटेड लोग और कुछ मेंबर्स लोकल हाउस के होते हैं। तो इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्टेट सही तरीके से काम करते रहे, वहां पे लॉ बनाने का काम या गवर्नमेंट को देखने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का होता है। ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि पूरे देश के लिए पार्लियामेंट काम करती है। तो लेजिस्लेचर के भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होते हैं गवर्नर, और उसके अलावा यहाँ पे भी 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। यहाँ पे लोअर हाउस को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही वर्ड यहाँ पे इस आंसर में आया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो अब हम बताते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये ऑल स्टेट्स में यानी कि सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में होती है, लेकिन जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट में है। अभी 7 स्टेट कौन कौन से हैं? तो उन 7 स्टेट को याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका है टू बी मजा कर, यानी कि T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, J से जम्मू एंड कश्मीर, A से आंध्र प्रदेश और KAR से कर्नाटक। तो इन 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि इन 7 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो क्योंकि दोनों ही टाइप के लेजिस्लेचर है इसलिए इन्हें बाइकैमरल भी बोला गया है, यानी कि बाइकैमरल स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के सरकार होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बटी हुई होती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।